एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, उसमें हम प्रश्न नंबर 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 देख लिया था, जिसमें हमने उसके अर्थ, प्रकृति और परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास किया था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने कैसा बन सकता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है मेरे भाई दोस्त कि शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये आपका पहला प्रश्न बन सकता है। आगे फिर लिखा है कि तथा यह बताइए कि दोनों एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये जितने भी आपको पढ़ाए जाएंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखते हैं अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया है उसी में, मतलब यही प्रश्न है, थोड़ा और घुमा के पूछ लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का गतिशील पहलू है। क्या है दर्शन शास्त्र का? क्या है? एक गतिशील पहलू। गतिशील का मतलब हुआ चलता हुआ। ठीक है, इस युक्ति की सतर्कता पूर्वक व्याख्या कीजिए। पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, सतर्कता पूर्वक व्याख्या करना है और स्पष्टता व्यक्त कीजिए कि किन पहलुओं में आप शिक्षा को दर्शन पर आधारित मानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है। थोड़ा और अगर वो घुमा के पूछना चाहे तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि शिक्षा संबंधित समस्त प्रश्न अंततः दर्शन से संबंधित हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, उसमें और भी प्रश्न अगर वो घुमाना चाहे तो घुमा सकता है मेरे प्यारे दोस्त। पूछ लेगा कि वास्तविक शिक्षा वास्तविक दर्शन द्वारा ही क्रियान्वित हो सकती है, स्पेंसर के इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, और अगर घुमाना चाहे तो और घुमा के वो पूछ सकती है। क्या पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा दर्शन के बिना पूर्णतया तथा स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती है। फिक्टे के इस कथन को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं और आपको सभी को ध्यान में रखना है। तो इसका जवाब हमें पहले किस प्रकार से देना होगा, पहले हमें दर्शन व शिक्षा के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या संबंध पाए जाते हैं दोनों के बीच में। चलिए, यहाँ पे आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा तथा दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। आगे आपको लिखना होगा शिक्षा के अंतर्गत उन विचारों को रखा जाता है जो व्यक्ति के व्यवहार को सुधारात्मक दशा की ओर परिवर्तित करते हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत उन्हीं विषयों का अध्ययन करते हैं जो जीवन जगत की समस्याओं से संबंधित होते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे शिक्षा के अंतर्गत बता रहे हैं कि उन विचारों को हम पढ़ते हैं जो क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार को सुधारात्मक दिशा की ओर परिवर्तित करता है। मतलब आपके जो विचार हैं उनको सुधारता है। कौन सुधारता है? शिक्षा सुधारता है। आगे वही कह रहे हैं कि दर्शन के अंतर्गत हम उन विषयों को पढ़ते हैं, उन विषयों का अध्ययन करते हैं जो जीवन जगत की समस्याओं से संबंधित होते हैं। मतलब हम जो अपने जीवन में समस्याएं देखने को मिलती हैं, नई नई समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनसे संबंधित होते हैं। कौन? आपके दर्शन शास्त्र। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अतएव शिक्षा तथा दर्शन का संबंध एक दूसरे पर आश्रित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा और दर्शन का दोनों का संबंध एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। आगे आपको लिखना होगा शिक्षा तथा दर्शन के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच संबंध पाया जाता है, शिक्षा और दर्शन के बीच, इनके जो पारस्परिक घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, इनके संबंध में जो है काफ़ी सारे वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने अपने विचार बताए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार निम्नलिखित है। यहाँ पे जिनमें से कुछ विद्वानों के विचार जो है आपको यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे आपके रॉस महोदय, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शिक्षा, दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू दूसरे में निहित है। यदि एक पहलू जीवन का विचारात्मक पक्ष है तो दूसरा क्रियात्मक पक्ष है। मतलब इनका कहना ये है, जो रास महोदय हैं, ये पहली बात तो आप ये समझ के रखिएगा कि जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने एग्जैक्ट चीज़ें बताई हैं, वही आपको वहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, लिखना रहेगा। अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सरल भाषा में समझ सकते हैं। इन चीज़ों को जो मैं सरल भाषा में समझाऊंगा उन भाषा में मत लिखिएगा। कथन वही होता है जो उन्होंने कहा था। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ को किसी भी आदमी को कोई चीज़ कह रहे हैं, तो अगर बात होगी तो आदमी कोई बढ़ा चढ़ा के बताएगा तो वो थोड़ी ना माना जाएगा। जो आपने एग्जैक्ट कहा वही चीज़ मान्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यार आपको ये चीज़ चाहे याद कर लीजिए, चाहे आप दिमाग में अपने बिठा लीजिए, जो मर्जी कहे वो कीजिए, लिखना यही एकदम फैक्ट है। अब इसको यहाँ पे कहने का इनके मतलब ये है कि जो शिक्षा है, ये दर्शन है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आपको कोई सिक्का देखते हैं, एक में एक तरफ हेड दिया होता है, एक तरफ टेल दिया होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है एक पहलू दूसरे में निहित है। मतलब एक पहलू जो है वो दूसरे में निहित है। मतलब एक दूसरे के बिना ये एक
दोनों अधूरे हैं। यदि एक पहलू जीवन का विचारात्मक पक्ष है, मतलब कह रहे हैं कि अगर एक पहलू जो है वो अगर जीवन में विचार मनुष्य के अंदर विचारों को प्रकट करता है, तो दूसरा क्या है, क्रियान्वित पक्ष है, वो उन विचारों को लागू कराता है, उन विचारों को क्रियान्वित कराता है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे दूसरे महोदय आपको देखने को मिल जाते हैं। फिक्टे महोदय ने लिखा है कि शिक्षा दर्शन के बिना अपूर्णता और अस्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, कह रहे हैं कि जो ये शिक्षा है ये दर्शन शास्त्र के बिना पूर्णतया, मतलब ये पूर्ण नहीं हो सकती। अगर आप सोचें कि शिक्षा को हम बिना दर्शन शास्त्र के पूर्ण समझ लें तो वो पूर्ण नहीं होगी। आगे आपको क्या लिखना है, और अस्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती, मतलब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट भी नहीं हो सकती है। आगे आपके तीसरे वैज्ञानिक आ जाते हैं स्पेंसर महोदय। उन्होंने कहा है कि वास्तविक शिक्षा वास्तविक दर्शन द्वारा ही क्रियान्वित हो सकती है। मतलब कह रहे हैं जो वास्तविक, ठीक है, रियल शिक्षा है वो रियल दर्शन के द्वारा ही क्या हो सकती है, क्रियान्वित, मतलब लागू की जा सकती है। आगे आपके एडम्स महोदय कहते हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा का संचालन दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। जो शिक्षा का संचालन है, मतलब जो आप शिक्षा है वो लोगों के बीच में जो वितरण करते हैं वो क्या है, दर्शन शास्त्र का क्या है, एक गत्यात्मक मतलब चलने वाला पहलू है। यही दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू है। यही क्या कह रहे हैं, दार्शनिक चिंतन का क्या है, एक सक्रिय पहलू देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, दर्शन की अन्य परिभाषाएं भी लिखी जा सकती हैं, परंतु इन सभी परिभाषाओं पर देश काल की परिस्थिति पर प्रभाव अवश्य पड़ा है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको हम लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर देखें तो समय और परिस्थिति जो है, जो देश काल उस समय की परिस्थिति थी, जिस देश में वो लोग रह रहे थे, जिस स्थान पर थे, उसका प्रभाव वहाँ पर हमें देखने को मिला। तो वो एग्जैक्ट इसकी परिभाषा नहीं हो सकती है, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ जो है प्रभाव उस जगह के देखने को मिले, उस समय का देखने को मिला है, तो इसलिए वो चीज़ें अब लागू नहीं होती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, देश कालानुसार, ठीक है, देश कालानुसार व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन अवश्यंभावी हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे जैसा देश बदलता है मनुष्य का, वैसे वैसे उसके विचारों में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए दर्शन का जन्म भी अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार ही होना माना जाता है। मतलब कह रहे हैं यही कारण है कि जो दर्शन है इसका जन्म जो है हम अनुभव जो हमारे अंदर होता है और जो परिस्थिति होती है, इन्हीं के अनुसार जो है मतलब इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, शिक्षा भी समाज के तत्कालीन प्रभाव से वंचित नहीं रह सकती। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो जो समाज की इस समय की तत्कालीन समाज जो है हमारा, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप किसी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाते हैं जो कक्षा 8 या कक्षा 5 तक चलने वाला है, तो अभी आप क्या उसी जो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था उसी पे पढ़ाते हैं, चौक से पढ़ाते हैं? नहीं, अब देखते होंगे कहीं कहीं पे मार्कर वगैरह प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। अभी पहले क्या होता था कि हम लोगों के समय में एक ही ड्रेस में पूरा हफ्ता कट जाता था, लेकिन नहीं, अब बुधवार को अलग लगेगा, शुक्रवार को अलग लगेगा, शनिवार को अलग लगेगा। ऐसे ऐसे चीज़ें जो है हमें समय के अनुसार परिवर्तित देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा तथा जीवन दोनों समाज के अविच्छिन्न अंग है। मतलब कह रहे हैं कि इससे हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है और जो जीवन है ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों समाज से एक ना अलग होने वाले अंग हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, प्रसिद्ध दार्शनिक ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे जो प्रसिद्ध दार्शनिक होते हैं वही के आगे चल के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी बनते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद आदि आधुनिक दार्शनिकों के संबंध में यह बात पूर्णतया लागू होती। मतलब ये लोग जो थे आपके राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, दयानंद, टैगोर, विवेकानंद जी, ये सभी लोग एक शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ एक अच्छे दार्शनिक भी थे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, अतः शिक्षा का दर्शन के संबंध में अतः शिक्षा तथा दर्शन के संबंध को अत्यधिक घनिष्ठ समझा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे हम देखें तो शिक्षा और दर्शन दोनों के संबंध को हम अत्यधिक घनिष्ठ समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको यहाँ पे डालना होगा कि शिक्षा तथा दर्शन का घनिष्ठ संबंध किस प्रकार है। ठीक है, शिक्षा तथा दर्शन का जो संबंध है वो घनिष्ठ किस प्रकार है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा की दर्शन
पर निर्भरता, ये हेडिंग आगे आपकी होगी कि शिक्षा की दर्शन पर निर्भरता। इसमें आपको लिखना होगा कि शिक्षा तथा दर्शन के पारस्परिक संबंध को घनिष्ठ रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ तथ्यों का सहारा लिया जा सकता है जो इस प्रकार है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा है और जो दर्शन, अगर इनके हमें पारस्परिक संबंध को दिखाना है कि इनके अंदर जो है घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ तथ्यों का सहारा लेना पड़ेगा और वो हमें इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। पहला नंबर क्या दिया गया है तथ्य कि दर्शन ही शिक्षा का अग्रगामी है। मतलब क्या है? अग्रगामी है, ये पहला है आपका। मतलब यहाँ पे इसका कहने का ये है कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन की निरंतर आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी शिक्षा है उसके क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमें लगातार जो है एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, वो भी लगातार देखने को मिलती है और इस मार्गदर्शन का कार्य दर्शन ही करता है। तो शिक्षा का मार्गदर्शन कौन कराता है? दर्शन कराता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। अगर आप कोई योजना बना रहे हैं शिक्षा की और उसमें आप दर्शन का सहारा नहीं ले रहे हैं तो आपकी वो जो है योजना विफल हो जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। अतएव स्पेंसर का कथन है अक्षरशः सत्य है। मतलब वो कह रहे हैं कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। या कौन कहते हैं? आपके स्पेंसर महोदय कहते हैं कि जो आपकी वास्तविक शिक्षा है इसका संचालन कौन कर सकता है? वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तथ्य। यहाँ पे ये दिया गया है कि शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र दर्शन से प्रभावित होता है। जो शिक्षा का पूरा क्षेत्र है वो आपको दर्शन से प्रभावित होता दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के विभिन्न अंग यथा कौन से? शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा के उद्देश्य वस्तुतः दर्शन से ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो आप देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षण विधियां होंगी, हमें किन प्रकार से उन चीज़ों को पढ़ाना होगा, कौन सी पाठ्य पुस्तकें हमें लगवानी होंगी, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अगर देखें तो दर्शन से प्रभावित देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र दर्शन से ही प्रभावित होता रहता है। मतलब कह रहे हैं जो शिक्षा का पूरा क्षेत्र है वो हमें दर्शन से ही प्रभावित देखने को मिलता है। दार्शनिक चिंतन का प्रभाव प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक कालीन शिक्षा पर अवश्य पड़ा है। मतलब कह रहे हैं कि जो दार्शनिक चिंतन है इनका प्रभाव हम देखें तो आधुनिक, मतलब सबसे पुरानी आधुनिक कह रहे हैं, प्राचीन जो सबसे पुरानी थी, मध्यकालीन जो बीच में आई और आधुनिक कालीन जो अभी तत्काल में चल रही, इन सब पे हमें जो है दार्शनिक चिंतन का प्रभाव देखने को मिला है। आगे आपको लिखना होगा दर्शन शिक्षा को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो दर्शन है वो शिक्षा को निश्चित रूप से, मतलब ये श्योर है कि प्रभावित करता है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे तीसरा जो तथ्य देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो शिक्षा है वो दर्शन का एक व्यवहारिक पक्ष है। इसमें आपको लिखना होगा कि वस्तुतः दर्शन में जिन विचारों की व्याख्या की जाती है अथवा जो विचार दर्शन के सिद्धांतों का रूप लेते हैं उनका वास्तविक प्रयोग शिक्षा में ही किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो दर्शन में जिन विचारों की व्याख्या की जाती है, दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो जो जो विचार उसमें आएंगे उनकी जिनकी व्याख्या की जाती है अथवा जो विचार दर्शन के सिद्धांत का रूप लेते हैं, जो दर्शन के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं, उनका वास्तविक प्रयोग कहाँ पे होता देखने को मिलता है? तो शिक्षा में उनका वास्तविक प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि उदाहरण के रूप में टैगोर के दार्शनिक विचारों का कार्यान्वयन शांति निकेतन विश्व भारती में किया गया है। ठीक है, आगे कहा जा सकता है कि शिक्षा के व्यवहारिक क्षेत्र के बिना दार्शनिक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है और शिक्षा का क्षेत्र दर्शन के बिना सोना ही रहेगा। यहाँ पे इनके कहने का क्या मतलब है कि जो शिक्षा है इसका जो व्यवहारिक क्षेत्र है, शिक्षा की जो व्यवहारिक क्षेत्र हैं उसके शिक्षा के व्यवहारिक क्षेत्र के बिना दार्शनिक सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा के जो व्यवहारिक क्षेत्र हैं उसके बिना दार्शनिक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है और शिक्षा का क्षेत्र दर्शन के बिना सोना ही रहेगा। जो शिक्षा का क्षेत्र है वो भी क्या दर्शन के बिना क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? सोना रहेगा। ठीक है, चौथा नंबर तथ्य यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रसिद्ध दार्शनिक ही शिक्षा शास्त्री बनते हैं। ये आपका चौथा तथ्य है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है इस तथ्य पर विचार करते हुए सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लॉक, पेस्टोलॉजी, ड्यूबी, स्पेंसर आदि पाश्चात्य दार्शनिक ही शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस तथ्य पर विचार करें तो हम पहले देखने को मिलता है कि जो सुकरात महोदय हुए हैं, प्लेटो जी, अरस्तु जी, लॉक महोदय, पेस्टोलॉजी, ठीक है,
उसके बाद कौन, ड्यूबिक, स्पेंसर, ये सभी लोग एक दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ एक अच्छे दार्शनिक भी थे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा भारत में महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद, अरविंद आदि अपने समय के दार्शनिक रहे और इनके विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन भी किया है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके ये गांधी जी, टैगोर जी, विवेकानंद और अरविंद जी हैं, ये सारे लोग एक शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ पहले से ही क्या एक दार्शनिक थे, तभी इनका प्रभाव जो है हमें शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, 5वां नंबर तथ्य यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा की दर्शन पर निर्भरता। ठीक है, शिक्षा की निर्भरता हमें दर्शन के ऊपर दिखाई पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वस्तुतः शिक्षा और दर्शन के बीच अन्योन्याश्रित संबंध है। मतलब यहाँ पे जो ऐसा संबंध है कि आप एक कह सकते हैं एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पे लिखा है कि दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। जो दर्शन है वो क्या करता है, जीवन का हमारे लक्ष्य निर्धारित करता है और शिक्षा उसे ग्रहण कराती है। और शिक्षा क्या कराती है, उन्हें ग्रहण या फिर प्राप्त करवाती है। शिक्षा का स्वरूप, अनुशासन, विद्यालयों की व्याख्या, व्यवस्था आदि के लिए शिक्षा केवल दर्शन पर ही आश्रित होती है। इस संबंध में कौन, आपके जेंटाइल का यह कथन उल्लेखनीय है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका शिक्षा है, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का अनुशासन, विद्यालय की व्यवस्था आदि के लिए जो है हमें क्या, केवल दर्शन, शिक्षा जो है वो किस पे, केवल दर्शन पर ही आधारित होती है। और इस संबंध में अगर हम देखें तो जेंटाइल महोदय का ये कथन बहुत उल्लेखनीय है। क्या उल्लेखनीय है, कि शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। ठीक है, यदि व्यक्ति दर्शन की गंभीर समस्याओं की चिंतन किए बिना शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है उसको हम नहीं समझ सकते हैं यदि व्यक्ति दर्शन की गंभीर समस्याओं की चिंतन किए बिना शिक्षा का प्रदान करते रहेंगे। मतलब कह रहे हैं अगर आप जो है दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं रखते हैं, तो आप शिक्षा की वास्तविक स्वरूप को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि अतः यह विश्वास करने योग्य है कि दर्शन पर शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका तीसरी हेडिंग होगी कि दर्शन की शिक्षा पर निर्भरता। जो है दर्शन की आपको जो है शिक्षा पर निर्भरता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें हमें लिखना होगा कि जिस प्रकार दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है, इसी प्रकार शिक्षा का प्रभाव भी दर्शन पर अवश्य पड़ता है। ठीक है, अवश्य पड़ता है, अर्थात शिक्षा के अभाव में दर्शन भी अपूर्ण ही रहेगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर शिक्षा का अभाव हो तो दर्शन भी पूर्ण नहीं हो सकता, उसे भी हमें अपूर्ण ही कहना पड़ेगा। निम्नलिखित तथ्य इस बात को प्रमाणित कर सकेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं, वो क्या करेंगे, इन बातों को यहाँ पर प्रमाणित करेंगे। ठीक है, चलिए कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे पहली हेडिंग आपकी है कि शिक्षा ही दर्शन के निर्माण में सहायक है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो शिक्षा है वो आपका वो दर्शन के निर्माण में सहायक है, एक तरीके से आप ये पहली हेडिंग बता सकते हैं। इसमें आपको लिखना होगा कि मेरे प्यारे दोस्त, कि यहाँ पर वस्तुतः प्रसिद्ध दार्शनिक भी यदि चिंतन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं वो भी यदि चिंतन, तर्क, विचार शक्ति तथा बौद्धिक क्षमता से शून्य हो तो वे दार्शनिक सिद्धांतों को जन्म नहीं दे सकते हैं। मतलब कह रहे हैं जो आपके प्रसिद्ध दार्शनिक होते हैं उनका अगर चिंतन, तर्क, विचार शक्ति और बौद्धिक क्षमता शून्य हो जाए तो वो क्या मेरे प्यारे दोस्त, दार्शनिक सिद्धांतों को जन्म नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनकी इस प्रकार की बौद्धिक शक्ति अथवा मानसिक क्षमता के मूल में शिक्षा ही होती है। मतलब कह रहे हैं कि जो उनकी बौद्धिक क्षमता होती है, चिंतन क्षमता होती है, तर्क क्षमता होती है, विचार शक्ति होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको किससे प्राप्त होती हैं, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपकी दूसरी हेडिंग यहाँ पे होगी शिक्षा द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों का हस्तांतरण। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा के द्वारा जो हमारे दार्शनिक सिद्धांत हैं उनको हम एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप हम देखें पूरा तो कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही दर्शन के सिद्धांतों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारी पीढ़ियां आने वाली उन तक पहुंचाया जा सकता है यदि शिक्षा की सत्य एवं गत्यात्मक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सत्य एवं गत्यात्मक प्रक्रिया शांत हो जाए तो दर्शन भी मित्रप्राय
हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि जो शिक्षा है आपकी, वो शिक्षा की जो सत्य और गत्यात्मक प्रक्रिया है वो अगर शांत हो जाए, रुक सी जाए, तो जो आपका दर्शन है वो भी एक मरे के समान हो जाएगा। दर्शन का वास्तविक संरक्षण केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। तो जो दर्शन है आपका, उसका अगर हम देखें तो जो वास्तविक संरक्षण है वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग आपकी होगी मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा द्वारा दर्शन के अमूर्त सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा है उसी के द्वारा हम दर्शन के जो अमूर्त सिद्धांत हैं, मतलब जिनकी कोई मूर्ति नहीं, जिनका कोई रूप नहीं है, उनको एक रूप जो है कौन प्राप्त कराता है? शिक्षा ही एक रूप प्राप्त कराता है। इसमें देखें तो कह सकते हैं कि दर्शन के क्षेत्रों में जो समस्त विचार अमूर्त, ठीक है, जिनका कोई रूप नहीं है, सूक्ष्म तथा अनुमानित होते हैं, छोटे होते हैं और उनका केवल अनुमान लगाया जाता है, इन विचारों को स्थूल रूप से वास्तव में शिक्षा द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, शिक्षा की कसौटी पर कसकर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा की कसौटी पर कसकर ही दार्शनिक सिद्धांत खरे उतर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे चौथी नंबर हेडिंग डालनी होगी कि शिक्षा दर्शन को क्रिया। इसमें अगर देखें मेरे प्यारे दोस्त तो कह सकते हैं कि वास्तव में शिक्षा तो दर्शन की व्यवहारिक पक्ष है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है। दर्शन तो केवल सिद्धांतों को ही जन्म देता है। दर्शन का कौन सा सिद्धांत उचित है, कौन सा अनुचित है, इस बात को शिक्षा ही प्रमाणित करती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, शिक्षा के द्वारा ही दार्शनिक सिद्धांतों का प्रक्षालन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग ही दार्शनिकों को चिंतन के लिए सामग्री देते हैं। दर्शन तथा शिक्षा का विकास वास्तव में एक दूसरे पर आश्रित है। इस संबंध में जॉन डीबी महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। ठीक है, अपनी जो साधारण अवस्था है, साधारण अवस्था है वो शिक्षा की, जो उसका सिद्धांत ही क्या है? आपका दर्शन कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि इसी प्रकार शिक्षा दर्शन पर प्रभाव डालती है। यह स्वीकार कर लेना होगा कि शिक्षा से ज्ञान प्राप्त किया हुआ दार्शनिक पुनर्विचार करने के लिए विवश होगा। शिक्षा में पुनर्संगठन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा में पुनर्संगठन, नई शिक्षा नीति पुनर्रचना, ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण आदि विषयों को अपनाया जाता है। वस्तुतः इनके लिए नए सुझावों को जन्म शिक्षा के क्षेत्र में ही किया जाता है। ठीक है, आगे लिखना होगा, शिक्षा वास्तव में एक ऐसा प्रयोग है जो दार्शनिक की नव्य चिंतन, जो नव्य चिंतन का मतलब वो जो नए नए चिंतन होते हैं तथा मौलिक सृजन को प्रेरणा देता है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे निष्कर्ष हेडिंग डालनी होगी और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि निष्कर्ष हेडिंग में लिखना होगा कि शिक्षा तथा दर्शन के पारस्परिक संबंध को समझने में जेंटाइल का यह कथन उल्लेखनीय है। कौन सा? जेंटाइल महोदय ने लिखा है कि जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बिना शिक्षा प्रक्रिया अच्छे ढंग से चल सकती है, वह शिक्षा के विशुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थ प्रकट करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर क्या मेरे प्यारे दोस्त अग्रसर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे पूरा हुआ ये प्रश्न। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।